अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं कुछ आपके साथ एक सीरियस और पॉलिटिकल टॉपिक पे बात करना चाहूँगा। आज मेरी वीडियो बनाने का मकसद और मेरे मुखातब ख़ास तौर पे मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं और वो लोग जो पाकिस्तान के अंदर हैं या पाकिस्तान से बाहर परदेश में हैं, उनके लिए ये ख़ास तौर पे मेरा एक पैगाम है। मेरे जज्बात का इजहार होगा, ख़यालात का इजहार होगा। हालिया दौर के अंदर और साबका कोई 15 साल के तज्जिए के बाद मैं एक नतीजे पे पहुंचा हूँ, ख़ास तौर पे नवाज शरीफ की सियासत के मुतल्लिक। मैं तकरीबन आज से 5 साल पहले मुझे थोड़ा सा एहसास हुआ था, ज़ाती तौर पे एहसास होना शुरू हुआ था कि जो नवाज शरीफ की सियासत है कि ये मुल्क पाकिस्तान के मुल्क के मफाद के लिए तो नहीं है, ना ही इसकी आने वाली नस्लों के मफादात में है। आज से 3-4 साल पहले, 2 साल पहले मैं इसको ये समझता रहा कि ये एक कुन जहन लीडर है, इसका कोई विजन नहीं है या इसका कोई आईक्यू लेवल हाई नहीं है या इंटेलिजेंट नहीं है। अल्लाह ताला ने इसके ऊपर कोई एक वसीला बनाया है और इसको हमारा हुक्मरान बना दिया गया है। मीन्स मैं इसको बेनिफिट ऑफ डाउट देता रहा हूँ और इसको ये समझता रहा हूँ कि ये शायद इसमें एलिजिबिलिटी का इशू है, कैपेबिलिटी का इशू है। मतलब मैं इसको गद्दार नहीं समझता था, मैं इसको वो लीडर नहीं समझता था जो पाकिस्तान के मफादात के अगेंस्ट इंटेंशनली कर रहा है सारा कुछ। लेकिन गुज़श्ता 2 साल से तकरीबन गुज़श्ता 2 साल से मैं मैक्सिमम कन्विंस हो गया था और 1 साल और ये साल या 8-9 महीनों से पहले मुझे पूरा यकीन हो गया था। और अभी ये जो इसने एपिसोड लंदन में बैठ के जो किया है, इसमें मैं 100% मुझे यकीन हो गया है कि ये गद्दार वतन है। और अभी मतलब ये अपने मफादात को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी औलाद को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने करप्शन के पैसे को प्रोटेक्ट करने के लिए और अपना जो एक इसने इमेज क्रिएट किया हुआ है, एक फेस बनाया हुआ है, अपनी गुडविल जो क्रिएट की हुई है चंद कुंद जहन लोगों के सामने, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये अब मुल्क के और मुल्क के जो मुहाफ़िज़ इदारे हैं उन पे भी अटैक करना शुरू हो गया है। और मुझे पूरा यकीन हो गया है कि ये अब एक बाकायदा तौर पे एक गद्दार वतन बन चुका हुआ है, अल्ताफ़ हुसैन 2 बन चुका हुआ है। ये अल्ताफ़ हुसैन से भी बढ़ के एक ख़तरनाक जो एक शक्ल इसकी सामने आई है कौम के सामने। और ये कैसे है, इसको मैं खाली बातों से नहीं बताऊंगा, मैं आपको इसको दलाइल की रोशनी में आज आपको बताऊंगा कि मैं कैसे कन्विंस हुआ कि ये कैसे एक, मैं इसको गद्दार एज ए पाकिस्तानी मैं इसको गद्दार समझता हूँ। इसके चंद दलाइल हैं, इसको मैं स्टार्ट करूंगा शुरू से। इसका जो सियासत के अंदर आना हुआ है वो तो आपको पता है कि ये एक जिस तरह एक कन्वेंशनल रवायती तौर पे कारोबारी लोग होते हैं, उनके पास 4 पैसे आ जाएं तो हर किसी को ख्वाहिश होती है कि उसको प्रोटोकॉल मिले, उसको मुआशरे के अंदर एक इज्जत मिले। चंद लोग इसको जायज़ मकसद के लिए लेना चाहते हैं, लेकिन ये जिस ब्रीड से है, जिस नस्ल से, जिस कैटेगरी से ये है, ये वो लोग होते हैं कि ये अथॉरिटी लेकर उसको मिसयूज़ करते हैं और दुनिया के ऊपर रोब और दूसरे लोगों को दबदबा के लिए ये इस काम के लिए आते हैं। इसकी सियासत के अंदर शुरुआत तो ऐसे हुई है, ये सबको पता है। जैसे अक्सर शेख रशीद साहब बात करते हैं कि वो जो इंग्लैंड में एक होटल है, डॉचेस्टर कौन सा होटल है, सॉरी शोरूम था, जहाँ के ऊपर ये गाड़ी, मतलब वो आई विटनेस हैं, जिक्र करते हैं कि ये गाड़ियाँ पसंद कर रहा, तो इसके वाले साहब का फ़ोन आया कि इसको जो है ना महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन का कोई मिनिस्टर बनाया गया या ऑफिसर मिनिस्टर बनाया गया। तो इस तरह तो इसकी सियासत शुरू हुई। फिर ये जैसे वो जनरल जलानी और ये वो उन लोगों के ज़राए इस्तेमाल करता करता सियासत के अंदर वारद हो गया। और करते 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 जिस तरह की इसने सियासत के अंदर पैसे का इस्तेमाल किया, इसने हमारी नस्लों के ऊपर आके ये वारद हो गया, मुसल्लत हो गया आप कह लें। तकरीबन गुज़श्ता पिछले 30 साल हमारी एक जनरेशन इसने तबाह की। मकसद इसकी हिस्ट्री तमहीद बताने का मकसद ये था कि ये किस तरह वारद हुआ और किस वक्त इसके अंदर जो लालच है या इसके अंदर जो आप कह लें कि जो हराम का पैसा जो वक्त के साथ साथ इसके अंदर जाता रहा और किस तरह उसने इसको गद्दार वतन बनाया, वो मैं आपको स्टार्ट करूंगा। वो मैं स्टार्ट करता हूं कारगिल से। आपको अगर कारगिल के अंदर
अगर आप चीज एक देखें, एक बुक है, नसीम जहरा साहिबा हैं, एक बहुत एजुकेटेड एंकर हैं, 24 न्यूज़ पे वो प्रोग्राम करती हैं, नसीम नसीम जहरा साहिबा। उन्होंने एक बुक लिखी है कारगिल टू को। उसके अंदर वो लिखती हैं कि नवाज शरीफ ने जब कारगिल के ऊपर हमारे फौजी जर्नैल मुशर्रफ और 2-3 जर्नैल थे, वो जो उस वक्त जो है वो जंग लड़ रहे थे, हालत जंग में थे, शहादतें दे रहे थे, तो इसने ब्रजेश नामी एक साहबी है इंडियन, उसके थ्रू, ये बुक के अंदर जिक्र है, इसने पैगाम मोदी को पहुंचवाया कि मेरी फौज ने मेरे साथ गद्दारी की है, मुझे बगैर बताए ये काम किया है और मैं इनको सजा दूंगा। मतलब जब क्लिंटन ने इसको प्रेशराइज किया, इसने क्लिंटन को बोला कि आप मुझे सपोर्ट करें, मैं अपनी फौज को दबाता हूं। इसका वहां से एपिसोड शुरू हुआ। चलो एक इंसिडेंट हो गया, समझ लिया, मतलब हो सकता है कि ये वो सिविल मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के चक्कर के अंदर आके जो इसने कंट्री को, मुल्क को भी एम्बेरसमेंट दी, और हमारे बेतहाशा जब हम वहां से कारगिल से निकले तो बेतहाशा हमारे जो है ना वो शहीद भी हुए नौजवान फौजी, हमारे मुहाफिज जो हैं। लेकिन वो भी, उसको भी अगर स्टडी किया जाए, कारगिल के अंदर भी इसकी ज्यादती है फौज के साथ। अब मैं नेक्स्ट स्टेप पाता हूं, ये तो एक पुरानी हिस्ट्री की बात आ गई, मैं नेक्स्ट इसके टेन्योर को स्टडी करता हूं आपके सामने, जो 2013 से लेकर 2018 तक का जो इसका टेन्योर है। अगर आप, मैं आज करप्शन को नहीं इसकी डिस्कस करूंगा, हराम का मैं उस वक्त इसके का जिक्र करूंगा जहां पे इसकी गद्दारी के साथ आके लिंक होगा। मैं इसके करप्शन की तो दास्तानें जो है ना आप कह लें, ये पूरी दुनिया में इसकी चल रही हैं, ठीक है। और इनको पायरेट्स ऑफ मेफेयर या इस तरह करके जो लंदन के जो इंग्लिश न्यूज़पेपर्स हैं वो दुनिया के लिखते हैं, इनको मतलब लुटेरों का नाम दिया जाता है। जैसे जरदारी साहब को मिस्टर 10% का खिताब मिला हुआ, इनको पायरेट्स का मिला हुआ है। तो मकसद कहने का है कि मैं इनके करप्शन का जिक्र नहीं करूंगा, मैं इनकी गद्दारी का आज जिक्र करूंगा। आप इनका टेन्योर स्टडी करें 2013 से लेकर 2018 तक। आप जब ये 2013 में पावर में आए हैं, आप इनको देखें कि इनका प्यार मोहब्बत इंडिया के साथ किस हद तक बढ़ गया। मतलब मुझे आज भी याद है कि इसका पहला जो एक ट्रेड मिनिस्टर था खुर्रम दस्तगीर, जो गुजरांवाले वाला है, आजकल बहुत ज्यादा मतलब बोलता है, मैं इसको यही अल्फाज इस्तेमाल करूंगा, अगला नहीं करना चाहता। तो ये उस वक्त मिनिस्टर था, इसने उसकी ड्यूटी लगाई कि तुमने इसके साथ आलू प्याजों की सारी ट्रेड करनी है, जबकि उस वक्त भी इंडिया, हमारी इंटेलिजेंस को भी पता था, सबको भी पता था कि अफगानिस्तान के बॉर्डर से उस वक्त उसने हमारे मुल्क के अंदर जो टेररिज्म था, जो खूंखारी थी, उसने आप कह लें कि अरूज पर थी। अजीब दोवाल की जो पॉलिसी थी, जो फंडिंग थी, ये जो कुलभूषण जैसे लोग थे हमारे मुल्क के अंदर, उस वक्त अरूज पे था। लेकिन हमारे सारे एस्टेब्लिशमेंट के इदारे, सिविल मिलिट्री के इदारे इसको रोकने वाले थे। लेकिन इसने अपनी पूरी कोशिश की अपने ट्रेड बढ़ाने की, उसके साथ इवन के मोस्ट फेवरेट नेशन देने का वो सारा मामला इसने चलाया। लेकिन इसको बारहा समझाने के बाद, उसके बावजूद इसने उनकी तरफ झुकाव रखा। उसके बाद आप देखें कि इसका पूरा टेन्योर 5 साल का, इसने कोई अपना फॉरेन मिनिस्टर नहीं रखा। आखिरी दिनों में सरताज अजीज शायद था कि उसको कुछ टाइम के लिए इसने जो है ना मुशीर रखा था, ठीक है। और शायद तारक फातमी भी रहा है इसका कुछ अरसे के लिए। लेकिन इसने थ्रू आउट इंडिया को पूरा स्पेस दी कि वो पाकिस्तान के खिलाफ लॉबी करें, पाकिस्तान के खिलाफ एक नैरेटिव बिल्ड करें। उसी दौरान अजमल कसाब वाला जो मामला, उसमें भी इसका रोल जो साबका दौर में हुआ था, उसमें भी आप इसका करैक्टर देख लें। लेकिन मैं उससे आगे निकल के आता हूं। तो मकसद कहने का ये है कि इसका जो 2013 के अंदर कंडक्ट रहा, वो भी शो करता है कि ये इसका मुल्क के साथ जो है ना वो वफादारियां नहीं थी, इसकी वफादारियां किसी और के साथ थी। उसके बाद आप देखें कि जो इसने कारगिल में किया, कारगिल के बाद जो इंडिया के साथ मोहब्बतें पिंगे डालने का काम किया, जबकि हमारी सिक्योरिटी के इदारों से हमें पता है, हमें अंदाजा था कि कोई सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं थी। वो हमारी सिक्योरिटी इदारे खुश नहीं थे, उनको पता था कि ये इधर से सुसाइड बम कुलभूषण जैसे लोगों के थ्रू हमारे बच्चों को, हमें ये मार रहा है। और हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो चला हुआ है, इवन के उसके ओथ टेकिंग सेरेमनी में भी ये पेंट कोट पहन के पहुंच जाता है हमारे पाकिस्तानियों को जलील करवाने के लिए। जो उसके बाद जो इंडिया ने हमारी इज्जत की, जितनी की इज्जत की, वो भी आपको पता है। उसके बाद आप देखें कि
जब मोदी जाती उमरा आता है, उससे 2 घंटे पहले, 1 घंटे पहले काबुल में खड़ा होकर मोदी पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान की फौज के खिलाफ जहर उगलता है, और वो वहां से उड़ने से पहले इसको फोन करता है, और बगैर सिक्योरिटी क्लियरेंस के, बगैर कंट्री के प्रोटोकॉल के, बगैर किसी इमिग्रेशन प्रोटोकॉल्स के, वो अजीब दोवाल, वो बंदा जो खुलेआम सोशल मीडिया पे भी आपको चीजें मिलेंगी कि जो पाकिस्तान को तोड़ने की, पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैलाने की, पाकिस्तान में कैसे मजहबी रिलीजियस अफरा तफरी फैलाने की पूरी प्लानिंग करता है, यूनिवर्सिटीज के अंदर थिंक टैंक्स के अंदर जाके वो स्पीचेस देता है, उसको जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, अब भी मौजूद है, उसको बगैर सिक्योरिटी क्लियरेंस के, उसको और उनकी एजेंसीज के सैकड़ों लोगों को, दर्जनों लोगों को सॉरी, इसने जाती उमरा में बुलवाया, बगैर ना हमारा वहां पे उस मीटिंग के अंदर भी आप अगर आप नोट करेंगे, ना हमारा कोई नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर था वहां के अंदर, ना हमारी कोई मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट थी, ना हमारी एजेंसीज थी, लेकिन इसने जाती मरासम जोड़ने के लिए उसको बुलाया। ये अगेन आप देखें कि एक तरफ इंडिया हमें काट रहा है इस बॉर्डर के अंदर, पूरी दुनिया में उसने हमें टेररिस्ट डिक्लेयर करने में लगा हुआ है, हमारी इकोनॉमी उसने हमें फैटफ में डलवाया, ठीक है, उसकी वो लगा हुआ था उस वक्त, उसकी कोशिशों की वजह से जब ये गए हैं 2017 के अंदर शायद हम फैटफ के अंदर गए हैं, तो ये इन लोगों की हरकतों की वजह से गए हैं, और इंडिया की पूरी लॉबी की वजह से हम ब्लैक मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से हम फैटफ के अंदर गए हैं। लेकिन ये इधर साड़ियां दे रहा है, उनको मोहब्बतें बांट रहे हैं, इनकी अपनी प्यार और मोहब्बत चल रहा है। मुस्लिम पाकिस्तानी कौम के लोग बम्बों के अंदर, ब्लास्ट के अंदर शहीद हो रहे हैं, हमारे फौजी जवान अपने खून दे रहे हैं बॉर्डरों के ऊपर, हमारी माएं जो है ना अपने नौजवान बच्चों को कुर्बान कर रही हैं, जबकि ये गद्दार इंडिया के साथ प्यार मोहब्बत की पींगे डाल रहा है। आखिरी बात मैं करूंगा, अब जिंदाल का आप इसका एपिसोड चेक करके देखें कि जिंदाल इस्लामाबाद तक एक लेके आता है सिक्योरिटी क्लियरेंस, लेकिन ये उसको मरी तक लेके जाता है, और फिर उसके साथ जो है ना मिलता है जाके, क्या क्या बातें होती हैं किसी को कोई नहीं पता। जिंदाल का इसके साथ क्या ताल्लुक है आज तक किसी को नहीं पता। उसके अलावा आप देखें कि ये बरखा दत्त की एक बुक है, ये नेपाल के अंदर जब गया है तो ये छुप के मोदी को मिला है, हमारी फौज को, हमारे किसी मीडिया को नहीं पता। वो तो उसने बाद में बुक लिखी है बरखा दत्त ने कि ये छुप के मिला है। ये जब भी देखें कि जब इंडिया के साथ ये बात करता था, मोदी को फोन करता था, ये दूसरे मुल्कों में जाके उससे फोन करता है। उसके अलावा इसका जो डॉन लीक्स है वो सबसे बड़ा ट्रेलर था, वो आदमी जो अपनी फौज के खिलाफ जो है वो अमेरिका को और दूसरे इदारों को, दूसरे मुल्कों को, ठीक है, अपने राज बता रहा है और अपनी फौज के बारे में उनको मतलब डाउन करने के लिए वो लिख रहा है। तो इसकी ये सारी जो सिम्टम्स थी, ये चीजें मुझे आप कह लें कि उस वक्त लेके चलती थी, मेरे अंदर एक रियलाइजेशन पैदा होती थी कि ये मतलब ये अनइंटेंशनली नहीं हो रहा है, ये एक प्लानिंग। सिम्टम्स के बाद मैं आखिरी बात करूंगा कि आप एक बरखा दत्त की बुक है जिसके अंदर ये सार्क काउंसिल में शायद जाता है जो नेपाल के अंदर, तो उसमें ये मिलिट्री से और पूरी कौम से छुप के मोदी से मिलता है। वो आज तक ना हमारी मिलिट्री को पता था उसका, ना हमारी कौम को पता था। तो वो बरखा दत्त ने जो बुक लिखी है उसके अंदर वो उसका उसने जिक्र किया है कि नवाज शरीफ वहां पे चोरी मोदी से मिला था। और जब ये इंडिया में जाता है, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुर्रियत रहनुमाओं से किसी प्राइम मिनिस्टर ने नहीं मुलाकात की थी, तो इसने की थी। लेकिन जिंदाल के घर में उसकी फैमिली डिनर के लिए ये वहां पे पहुंच जाता है। तो इसकी एक लंबी लिस्ट है, इसकी गद्दारियों की, मुल्क के साथ ज्यादती की, कौम के साथ ज्यादती की एक लंबी लिस्ट है। और इसने हमेशा आर्मी के साथ, आर्मी के फौज के साथ, फौजी इदारे और फौजी ऑफिसर्स के आप कह लें कि पीठ में छुरा घोंपा है। इसने फौज को पंजाब पुलिस की तरह चलाने की कोशिश की है। इसने 5 जर्नल बनाए हैं, पांचों के साथ इसकी नहीं बनी। और ये एक अलग कहानी है कि इवन के लास्ट टाइम जो मुशर्रफ को 5-6 जर्नल, 4-5 जर्नल सुपरसीड करके लेके आया, उसके साथ भी इसकी नहीं बनी। उसके ऊपर मैं फिर बात करूंगा कि वो मुशर्रफ के साथ इसका क्या सीन था या दूसरे जनरल के साथ इसका क्या सीन था। अब मैं बात को कंक्लूड करता हूं। इन सारी चीजों को स्टडी करने के बाद अभी ये जो आखिरी इसका एपिसोड आया है, ये जो इसका एपिसोड आया है लंदन के अंदर, पूरा 1 साल
यहाँ से जब ये गया है अपने आप को मरीज शो करके, वो मरीज जो आज मर रहा है या कल मर रहा है, उसको पेश करने के लिए चंद मीडिया की तवाइफों ने भी पूरा रोल अदा किया है। इसको प्रिटेंड करने के लिए, पूरी कौम के अंदर एक एहसास पैदा करने के लिए, अदालतों को भी धोखा देने के लिए कि ये शायद आज मर रहा है या कल मर रहा है। वो एक सीन क्रिएट करके इसको यहां से निकाला, ये निकला यहां से एक इतना, ये वहां पे अब जाके जो है ना 30 मार खान बन रहा है या नेल्सन मंडेला बन रहा है या पता नहीं क्या, ये कौन सा लीडर बन रहा है। वहां पे जाके ये जो है ना यहां से ये इस तरह के हीले बहाने लगा के निकला है और वहां पे जाके ये अब फौज के खिलाफ भौंक रहा है। अब ये जो इसका एपिसोड वहां पे शुरू हुआ है, ये अल्ताफ हुसैन से भी एक कदम बढ़ के है। अब मैंने इसको कन्विंस हो गया हूं कि जाती तौर पे कि ये अब इंटेंशनली जानबूझ के मुल्की अदारों और मुल्की मफादात की खातर दुश्मन एजेंसियों और दुश्मन इदारों के हाथों में खेल रहा है और उनकी पूरी सपोर्ट के साथ अब ये मुल्क को, पाकिस्तान को और पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ इदारों को डैमेज कर रहा है। खास तौर पे पाकिस्तान की फौज को, उस फौज को जो सुबह दोपहर शाम हमारी इज्जतों की, हमारे मुल्क की, हमारी चादर चार दीवार की तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। वो फौज जो वजीरिस्तान से लेकर सियाचिन तक, वो फौज जो गिलगित बल्तिस्तान से लेकर हमारी कराची तक हमारी सरहदों की मुहाफ़िज़ है, हमारी हिफाजत कर रही है, बलूचिस्तान में हमारी हिफाजत कर रही है, गवादर के अंदर हमारी हिफाजत कर रही है, हमारे आने वाले मुस्तकबिल को रोशन बनाने की कोशिश कर रही है और खून दे के अपना इस वतन को सैराब कर रही है, इसको रोशन कर रही है। उसके खिलाफ ये चोर, ये खुद गर्ज, ये मॉरली करप्ट इंसान अपने दो कद्दुओं जैसे जो है ना औलाद को लेके वहां पे कौम की लूटी हुई जो दौलत है, मेफेयर फ्लैट्स जो है, महंगी करोड़ों अरबों रुपए की जो प्रॉपर्टी है, मनी लॉन्ड्रिंग किए हुए जो पैसे, वहां पे बैठ के अपनी औलाद को वहां पे बिठा के अब ये हमारी मुल्क और हमारी फौज की खातर के खिलाफ इनकलाब लेके आएगा। इसको हमारी पाकिस्तानी कौम इतनी बेवकूफ लगती है, इसको लगता है कि वो 70 80 90 का दहाई का दौर है कि ये प्रोपेगेंडा करेगा और हम इसके पीछे लग जाएंगे। नो, एनफ इज एनफ। अब सोशल मीडिया का दौर है, इंशाल्लाह अब डे बाय डे लोगों के अंदर शऊर बढ़ रहा है, एजुकेटेड क्लास बढ़ रही है, मुहिब्बे वतन लोग इंशाल्लाह दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, बल्कि चंद आटे में नमक के बराबर गद्दार हैं जो फॉरेन एजेंडे पे, प्रोपेगेंडे पे काम कर रहे हैं। अदरवाइज मेरे जैसे, आप जैसे अल्हम्दुलिल्लाह जो अपनी वतन की खातर जान देने से भी दरेग नहीं करेंगे, वो मौजूद हैं और इंशाल्लाह हम अपने मुल्क का भी दिफा करेंगे, अपने इदारों का भी दिफा करेंगे, अपनी फौज का भी दिफा करेंगे। और आप जैसे इंशाल्लाह, आप जैसे गद्दार को, जैसे अल्ताफ हुसैन को हमने आप कह लें कि एक 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 एग्जाम्पल बनाया है, एक वो अब मतलब अपने ही एक जिंदा लाश बन गया है, उसका दास्तान नहीं रही दास्तानों के अंदर। इसी तरह आपकी भी दास्तान नहीं रहेगी दास्तानों में इंशाल्लाह। आपने इस पाक धरती को, इस पाक फौज के खिलाफ, इस पाक कौम के खिलाफ, एक पाकिस्तान के खिलाफ जो दुश्मनों के हाथों में, दुश्मनों का एजेंडा लेके जो आप शुरू हुए हैं, इंशाल्लाह आप नस्तो नाबूद होंगे। आप एक स्टडी कर लें कि ये एक दफा बयान देता है, दूसरी दफा फौरन ZTV, ABP, इंडिया टुडे, जितने इंडिया के चैनल हैं उसको हेडलाइंस के अंदर इसको बना बना के चला रहे होते हैं। जिस तरह बिल्कुल पहले अल्ताफ हुसैन की खबरें चलाते थे, अब उनको अल्ताफ हुसैन 2 मिल गया। लेकिन इंशाल्लाह हम सब मिलके, पूरी पाकिस्तान कौम मिलके इंशाल्लाह अपने इदारों का भी तहफ़्फ़ुज़ करेगी, अपने मुहाफ़िज़ों के भी इंशाल्लाह पीछे खड़ेंगे। वो मुहाफ़िज़ जो सियाचिन से लेकर आप कह लें कि गवादर तक हमारे मुल्क की, हमारी इज्जत कर के मुहाफ़िज़ हैं, रखवाले हैं, इंशाल्लाह हम उनके पीछे सी सप्लाई हुई दीवार खड़े हुए बन के खड़ेंगे इंशाल्लाह। और आप जैसे गद्दार, ज़मीर फरोश और मफाद परस्त लीडर के लिए, लीडर भी कहना मुझे शर्म आती है, इंसान के लिए मैं ये शेर कह के अपना ख्यालात का जो इजहार है उसको मुकम्मल करूंगा कि तोहमत लगा के माँ पे जो दुश्मन से दाद ले, तोहमत लगा के माँ पे जो दुश्मन से दाद ले, ऐसे सुखन फिरोश को मर जाना चाहिए, ऐसे सुखन फिरोश को मर जाना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद।